तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल साम्राज्य और इसके एम्परर के बारे में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि मुगल डायनेस्टी से रेगुलरली और रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बिल्कुल, आज का जो सेशन है वो मेडाइवल हिस्ट्री का है, यानी कि मध्यकालीन भारत का सेशन है। और आपको पता है मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मुगल डायनेस्टी, और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुगल डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो बाबर के साथ होती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबर के साथ। जो बाबर का शासनकाल था वो 1526 से लेकर 1530 तक का था। बिल्कुल 4 साल का शासन था, और यही फाउंडर था मुगल एम्परर का इंडिया में। बिल्कुल, इंडिया में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यह तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपोता था जो भारत में प्रथम मुगल शासक बना। बिल्कुल, तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपोता बाबर भारत का पहला मुगल शासक बनता है। और ध्यान दीजिएगा, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित कर दिया था। बिल्कुल, इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। और उसके बाद से मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से स्थापित हो जाती है इंडिया में। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बाबर ने 1530 तक शासन किया, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। बिल्कुल, 1530 तक शासन किया, और बाबर के लाइफ में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उसने एक भी लड़ाइयाँ नहीं हारी थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1527 में जाकर खनवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। 1528 में घाघरा था और 1529 में चंदेरी का युद्ध था। तो याद रखिएगा, ये सारी लड़ाइयाँ बाबर के द्वारा ही लड़ी गई थी, और एक भी लड़ाई बाबर नहीं हारता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मुगल डायनेस्टी का पहला जो शासक था बाबर, उसकी मृत्यु 1930 में हो जाती है। उसके बाद जो उसकी गद्दी को उसका बेटा हुमायूं संभालता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1530 से लेकर 1540 तक का था, और बीच में शेरशाह शासन करता है। इसी वजह से हुमायूं को कुछ समय के लिए देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है, और वो कुछ समय के लिए गुमनाम हो जाता है। और 1555 से 56 तक का उसका शासन का दूसरा दौर चलता है। तो चलिए देखते हैं, पहले जानते हैं कि बाबर कौन था। तो हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, और उसने अपने पिता के बाद राजवंश को संभाला था। बिल्कुल, मुगल शासक था द्वितीय वो, और दूसरी बार सत्ता को संभाला था उसने मुगल शासन के। तो चलिए आगे देखिए, उसने लगभग 1 दशक तक भारत पर शासन किया था। उसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अफगानी शासक शेर शाह सूरी से पराजित होकर एक भगोड़े की तरह भाग खड़ा होता है हुमायूं। और हालांकि जब तक अफगानी शासक शेरशाह यहाँ शासन करते हैं, तब तक हुमायूं की हिम्मत और औकात नहीं होती है कि वो वापस भारत में आए और फिर से अपने शासन को दुरुस्त कर सके। तो आगे देखिएगा, उसे अफगानी शासक शेरशाह सूरी पराजित कर देता है, और हुमायूं अपनी पराजय के लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहता है। और इस बीच शेरशाह की मौत हो जाती है, और हुमायूं उसके उत्तरावर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करके पुनः सत्ता को संभाल लेता है। बिल्कुल, शेर शाह का जो उत्तराधिकारी रहता है सिकंदर शाह सूरी, उसको पराजित करके हुमायूं फिर से सत्ता में आ जाता है। और यही कारण रहता है कि हुमायूं फिर से अपनी मुगल डायनेस्टी को स्थापित करने में सक्षम हो पाता है। आगे देखिए, 48 वर्ष की उम्र में 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ही एक कम उम्र में 48 साल की आयु में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो शासन था वो हुमायूं के बाद दूसरे वंश में स्थापित हो जाती है। बिल्कुल याद रखिएगा कि हुमायूं को शेर शाह ने काफ़ी बुरी तरह से हराया था, और बीच में वो भाग खड़ा हुआ था। और किस युद्ध में उसे हराया था आपको ये बताना है, उस युद्ध का नाम कमेंट कर देना। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अफगान शासक थे, काफ़ी बेहतरीन शासक थे, शासन की प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, और सुनियोजित ढंग से उनकी शासन व्यवस्था चलती थी। तो चलिए शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो इसका जो शासन का दौर था वो 1540 से 45 तक का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ध्यान दीजिएगा, एक अफगान नेता था जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासक बना था और शासन की सत्ता को स्थापित कर दिया था। शेर शाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली पर कब्जा किया हुआ था। बिल्कुल, शेरशाह का जो टाइम पीरियड होता है, शासनकाल होता है, वो 5 साल का होता है। और याद रखिएगा कि मुगल शासन को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ा हाथ रहता है शेरशाह का, और वह इस उपमहाद्वीप में अपनी अधिकतर क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सकता। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट यह है कि जो भारत का उपमहाद्वीप था उसके पूरे क्षेत्र को वो कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत कम समय तक वो जीवित रहता है दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के बाद। और यही कारण रहता है कि कम समय जीवित रहने के कारण पूरी डायनेस्टी को वो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसी बीच क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और सिकंदर शाह को हरा के हुमायूं फिर से वापस बैक हो जाता है। और एक राजा के तौर पर उसने अपने खाते में अनेक उपलब्धि प्राप्त की और बहुत सारी उपलब्धियों का श्रेय उसे जाता है। तो देखिए उसने क्या क्या किया था। तो उसने एक पक्ष लोक प्रशासन की व्यवस्था की थी और उसकी स्थापना उसने भारत में एक पक्ष लोक प्रशासन के नाम से कर दी थी। और उसने भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह की एक प्रणाली चलाई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए शेरशाह के और कुछ कामों को लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, उसने अनेकों कार्य कराए जिसकी अवधि काफ़ी उसके शासनकाल में चर्चित थी और बाद में भी अब तक शेरशाह के उन कराए गए कामों का वर्णन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके मुख्य कामों में था पेड़ लगाना, यात्रियों के लिए कुएं बनवाना या सरायों का निर्माण करना था। सड़कें बनवाई और उसी के शासनकाल में दिल्ली से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया। जी बिल्कुल, वर्तमान में जो जीटी रोड है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो दिल्ली से काबुल तक बनवाया था शेरशाह सूरी ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था। याद रखिएगा, मुद्रा को बदलकर छोटी रकम में चांदी के सिक्के बनवाए गए जिसे दाम नाम दिया गया था। बिल्कुल, दाम के नाम के सिक्के चांदी के चलाए थे किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे ध्यान दीजिएगा, शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाया था और 5 वर्ष के शासनकाल के बाद 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब चलेंगे मुगल डायनेस्टी के दूसरे शासक के बारे में, जिसके बारे में जानना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक का रहता है। याद दीजिएगा, हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म जो होता है वो निर्वासन के दौरान होता है। वह केवल 13 वर्ष की आयु में अपने पिता की मौत हो जाने के बाद शासक बना था। बिल्कुल, और 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है जिसमें अकबर हेमू को हरा देता है और जिसमें अकबर के एक सेनापति रहते हैं, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस सेनापति का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए, वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसे मुगल साम्राज्य की नींव का संपुष्ट बनाया था। बिल्कुल, पूरा मुगल जो साम्राज्य था उसका ढांचा तैयार करने का जो श्रेय जाता है, उसके कानून व्यवस्था को एक विधिवत तरीके से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो अकबर को ही जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसने ऐसे संस्थानों का निर्माण कराया जो कि प्रशासनिक प्रणाली को सिद्ध कर सके और जिसे ब्रिटिश कालीन शासकों के शासन के दौरान भी काफ़ी चर्चित रूप से लिया गया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि उसके द्वारा चलाई गई जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश कालीन भारत में भी प्रचलित किया गया था। इतने अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से उसने शासन को आगे बढ़ाया था कि ब्रिटिश भी उसके शासन की व्यवस्था के जो कायल बन गए थे और उसको अपने जो शासन व्यवस्था में इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य हो गए थे। तो आगे देखिएगा, अकबर की मृत्यु जो होती है वो तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल के बाद होती है और 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसे सिकंदरा के आगरा के बाहर दफनाया जाता है। जी बिल्कुल, सिकंदरा जो रहता है आगरा के बाहर वर्तमान में, उस पर दफना दिया गया था अकबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि अब डिस्कस करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। मुगल डायनेस्टी में अगर आपने जहांगीर का डिस्कस नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्तो ताज को संभाला था। बिल्कुल, अकबर के बाद जो शासन की बागडोर होती है वो सलीम के हाथों चली जाती है, जिसे जहांगीर की उपाधि पाई, जिसका अर्थ होता है दुनिया पर राजा करने वाला, मतलब दुनिया पर राज करने वाले को जहांगीर कहा गया और उसका वास्तविक नाम सलीम था। याद रखिएगा। उसने मेहर उन निसा से निकाह किया। मेहर उन निसा उसकी
पत्नी का नाम था या फिर उनकी बेगम का नाम था, जिसे उसने नूरजहां या के नाम से उपाधि दी थी, जिस नूरजहां का अर्थ क्या होता है, दुनिया की रोशनी। अच्छा, उसके द्वारा कराए गए जो कार्य थे उसमें सबसे क्रूर और सबसे गंदा काम ये था कि उसने सिखों के गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने आदेश देकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। बिल्कुल, उसके द्वारा कराया गया वह बहुत ही कायरतापूर्वक काम था। और जहांगीर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला काफ़ी फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक स्थायी प्रमाण है और उसकी मृत्यु 1627 में हो जाती है। बिल्कुल, कला संस्कृति में काफ़ी जोर दिया था और उस समय कला संस्कृति का जो विकास का दौर चला था उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान था जहांगीर का। और जहांगीर की जो मृत्यु हो जाती है वो 1627 में हो जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसकी मृत्यु की तिथि क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक जिसका नाम था शाहजहां के बारे में। बिल्कुल, ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला था। बिल्कुल, खुर्रम ने 1628 ईस्वी में अपने तख्त को संभाला था और खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रह किया जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। बिल्कुल, खुर्रम जो था उसने ही शाहजहां का नाम ग्रहण किया जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य विस्तृत किया और दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जीत लिया था। बिल्कुल, एक बड़ा डायनेस्टी का साम्राज्य को फैला दिया गया था और ये उसी के शासनकाल में हुआ। उसने अधिकांश एरियाज को जीत लिया था और अपने एरिया के कब्जे में ले लिया था। और ध्यान दीजिएगा कि लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित ये 2 इमारतें सिविल अभियंत्रिकी तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी हैं, जो आज भी प्रमाण देती है कि शाहजहां ने किस प्रकार से स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में अपना जोर दिया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लाल किला और जामा मस्जिद उसके बनाए गए कलाकृतियों और उसके द्वारा बनाए गए मुगल शासक के महत्वपूर्ण जो चिन्ह थे उसमें से एक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इन सब के अलावा शाहजहां ने अपना जो ताजमहल था उसे बनवाया था। किसके याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। संगमरमर के चुनिंदा सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया ताजमहल आज भी विश्व में एक आश्चर्य चीज़ों में से गिना जाता है। बिल्कुल, विश्व के 7वें अजूबे में से एक अजूबे के तौर पर गिना जाने वाला ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और ध्यान रखिएगा, शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से काफ़ी प्यार करता था और इसी वजह से उसने उसकी याद में इस ताजमहल को बनाया था। और आज भी ये विश्व के लिए काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल है। देश और दुनिया से काफ़ी लोग ताजमहल के दर्शन को जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे और कुछ मुगल शासकों के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बारे में रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मुगल डायनेस्टी का फुल ऑन रिव्यू चल रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले औरंगजेब के। मुगल वंश के सबसे जो क्रूर शासक थे और जिसने हमेशा एक धर्म और सांप्रदायिक भेदभाव के आधार पर एजेंडा चलाया, वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने 1658 में अपना तख्त को संभाला था और 1707 तक राज किया था, परंतु दुर्भाग्य से अपने 5 बेटों में किसी को भी वो शाही दरबार की नीति नियमों को नहीं सिखा पाता है और उससे दूर रखता है। और इसका सीधा असर ये निकलता है कि किसी को भी सरकार चलाने की प्रशिक्षण नहीं मिल पाती है और सभी लोग कमज़ोर हो जाते हैं। किसी को सरकार की जो नीति है वो समझ में नहीं आती है, सरकार चलाने की जो व्यवस्था है वो किसी के दिमाग में नहीं घुसती है और मुगल डायनेस्टी यहीं से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा कि औरंगजेब के बाद जो मुगल डायनेस्टी है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया था और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ही 1707 में 90 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे कोई संपत्ति रखकर नहीं गया था। संपत्तियों का काफ़ी उपभोग किया, उसे लुटाया, जनता में बांटा तो नहीं पर जनता पे क्रूरता और अत्याचार करके हड़पा और परंतु अंत तक कुछ रख भी नहीं पाया ज़्यादा। और उसके बाद जो शासन की बागडोर हुई वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और विघटनकारी ताकतों का उदय हुआ जिसने मुगल डायनेस्टी को कमज़ोर कर दिया। और इसके बाद जो होता है मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे कमज़ोर चली जाती है और फिर मराठों का उदय होता है। मराठे अग्रसर होते हैं और बाद में अहमद शाह अब्दाली उधर से आता है जो मराठों को हराकर भारत के बहुत बड़े एरिया को जीत लेता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शक्तिशाली मुगल जो है वो औरंगजेब के बाद
कमज़ोर हो जाते हैं। तो चलिए, ये था मुगल डायनेस्टी का फुल ऑन रिव्यू, जिसमें मैंने मुगल वंश से रिलेटेड सारी जानकारियों को आपको बता दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, काहे कि इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पर बनाए रखें। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मुगल डायनेस्टी में औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक बने और उनका कार्यकाल क्या क्या था। मुगल डायनेस्टी में औरंगजेब के बाद शासन जो हुआ उसके बारे में पूरे डिटेल्स में तो नहीं पूछा जाता है, पर इतना पूछ लिया जाता है कि उसका शासन का जो दौर था वो क्या था। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल सम्राटों की सूची के बारे में। बिल्कुल, बाबर जो था वो 1526 से 1530 तक राज्य करता है। उसके बाद हुमायूं की बारी आती है जो 1526 से 1556 तक राज करता है। अकबर जो है 1556 से 1565 के तक राज करता है। उसके बाद जो मुगल डायनेस्टी के बागडोर है वो जहांगीर के पास चली जाती है, जो 1605 से 1627 ईस्वी तक राज करता है। मुगल बागडोर में आगे चल जाता है ये शाहजहां के पास, जो 1628 से 1658 ईस्वी तक राज करता है। आगे ये औरंगजेब में जाकर समाप्त हो जाता है, यानी कि कमज़ोर पड़ जाता है। और औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक ईस्वी तक का था। और उसके बाद जो मुगल डायनेस्टी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर शासकों की सूची में पहला शासन आता है बहादुर शाह का, जो 1707 से 1712 मात्र 5 साल शासन कर पाता है। फिर जहांगीर शाह 1712 से 1713। मुगल शासन में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक जो था वो जहांगीर शाह था, जिसका शासनकाल 1 वर्ष तक का था, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। और याद रखिएगा, उसके बाद समय आता है फर्रुखसियर का, जो 1713 से 1719 ईस्वी तक राज करता है। उसके बाद महमूद शाह 1719 से 1748 तक अपने शासनकाल को धीरे धीरे बढ़ाता है। मुगल डायनेस्टी में फर्रुखसियर के बाद से शासनकाल की जो अवधि है फिर से थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ राजाओं के बारे में जो मुगल साम्राज्य में थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ शासनकाल। जो अहमद शाह थे वो 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक राज करते हैं। आलमगीर शाह 1754 से 1759 ईस्वी तक राज करते हैं। आलम शाह द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक राज करते हैं। और अकबर द्वितीय आता है जो 1806 से लेकर 1837 तक राज करता है। बिल्कुल, अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का था, पर अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 का है। इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, मुगल शासन का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक का था। और 1857 के बाद मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अंग्रेज़ों का कब्जा पूरी इंडिया में जम जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन शासन व्यवस्था की प्रणाली चालू कर दी जाती है। तो इसके बाद का जो हिस्ट्री है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि रेगुलरली मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो ला सकूं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नीडी है उस तक सेशन पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।